Okay, so we'll discuss these questions on the central force and its characteristics. So we know that what is central force. So central, if you write a central force, it is nothing but the magnitude, and then this is the direction. Okay, this is the basic formula. अब देखिए जैसे सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, जब बात करते हैं सेंट्रल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the radius vector along the radius vector. See the direction gives by this one. So along the radius vector. A force Fr is called the central force only if it depends on the time, position, distance from a fixed point, because it's a only function of r. ठीक है, तो it's a only depends on distance from a fixed point. Now which of the following is a central force? Friction can't be a dash, because see whatever is the central force, it should be depend on the position. Okay, position vector. फ्रिक्शन ऐसा होता नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स भी आप देखें, उसको हम लेफ्ट एंड राइट रूल से करते हैं, कर्ल वेक्टर से देखते हैं कि आपका जो राइट हैंड रूल का, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है, राइट हैंड रूल आता है, तो डायरेक्ट कहीं डिपेंड नहीं करता है, केवल पोजीशन वेक्टर पे. पोजीशन वेक्टर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज r वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर r. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेंट्रल फोर्स हो जाएगा. ओके, सो नाउ दिस मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कंजर्व. ये एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि आप देखिए एंगुलर मोमेंटम और टार्क में एक रिलेशन होता है, द टाउ इक्वल टू dj बाई dt, वेयर j इज एंगुलर मोमेंटम. आपने इसको पढ़ा होगा. टाउ जो होता है सेंट्रल फोर्स के केस में, टाउ बेसिकली होता क्या है? r क्रॉस f. f का भी डायरेक्शन जो है वो रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग होता है. तो जब दो वेक्टर सेम वेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्शन अगर उनका सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आती है. ठीक है, इट मीन्स dj बाई dt इज नथिंग बट द जीरो. सो j इज कंजर्व्ड. क्योंकि अगर किसी का टाइम डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है या कंजर्व है. तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम होगा. मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कंजर्व. इसको भी समझ लीजिए. देखिए इसको r क्रॉस f कैसे जीरो होगा. सो ये r वेक्टर है, और इसको अगर जब आप ब्रेक करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, और अगर इसको जो r कैप था इसको अगर कन्वर्ट कर दिए तो r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड r. तो ये सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो आता है. ओके, द सेंट्रल फोर्स फील्ड इज ऑलवेज. आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब है कि उसका कर्ल जीरो होगा, इसलिए वो कर्ल फ्री होगा. द पाथ ऑफ ए पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स. जो इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स होता है उसमें पार्टिकल का जो पाथ होता है वो बेसिकली कोनिक होता है. याद रखिएगा, इट इज़ कोनिक. तो सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब कोनिक होते हैं, है ना. कंडीशन होता है कोनिक का, ई इक्वल टू ज़ीरो, ई इक्वल टू वन, ई इज़ ग्रेटर देन वन. ठीक है, ये डिफरेंट कंडीशंस होते हैं जहाँ पर एक जगह पैराबोला होता है. ठीक है, आपका इज इक्वल टू वन पे आपका पैराबोला हो जाता है, यहीं पे पैराबोला होता है, इक्वल टू वन पे पैराबोला. इसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, ई इक्वल टू आपका इज ग्रेटर देन वन अगर होगा तो हाइपरबोला हो जाएगा. ठीक है, ई इज लेस देन है तो सर्कुलर और इलेप्टिकल हो जाएगा. जीरो पर आपका हो जाता है सर्कुलर, और लेस देन वन हो जाता है तो इलेप्टिकल. ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शंस कहलाते हैं. तो जो जनरली इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स होता है वो कोनिक होता है. सर्किल का केस होगा जब ई इक्वल टू ज़ीरो होगा, इलिप्स का केस होगा जब ई लेस देन वन होगा, हाइपरबोला होगा जब ई ग्रेटर देन वन होगा, पैराबोला होगा जब ई इक्वल टू आपका वन होगा. लेकिन एक स्पेशल केस में आपका स्ट्रेट लाइन भी होता है. तो प्रॉब्लम इस तरह से डिजाइन होगा, असल में स्ट्रेट लाइन का आंसर नहीं होता. अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाली तो गलत आंसर है. जैसे यहाँ पर आप पार्ट देखेंगे, मुझे लगता है अगर मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से सब चीज़ें, तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन ओनली निश्चित रूप से गलत है ऑप्शन है. स्ट्रेट लाइन तो चल सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन ओनली ऐसा नहीं होगा.
स्ट्रेट लाइन भी होता है। स्ट्रेट लाइन आपका होता है जब आपका जीरो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, इसका मतलब इसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, जैसे हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो इस केस में अगर सही से देखा जाए, अगर ये ओनली न रहे तो ये डी आंसर हो जाएगा। लेकिन इन जनरल जो पाथ होता है पार्टिकल का इन यूनिवर्स स्क्वायर सेंट्रल ला फोर्स, वो कोनिक होता है। डिपेंड्स ऑन की ई क्या है, उसका आगे डिसाइड हो जाएगा। ओके, फिर आपका सेंट्रल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन, हमको बताया कि सेंट्रल फोर्स केवल और केवल डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिकॉज आप देखिए फोर्स एफ आर इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, तो आर पर डिपेंड किया ये इनवर्स स्क्वायर वाला फोर्स, अगर इसको चेक करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द सेंटर फोर्स, मैंने इसके पहले भी सॉल्व किया था कि टाउ इज नथिंग बट द dj बाई dt। ठीक है, और टाउ को अगर आप बात करेंगे तो दिस इज आर क्रॉस एफ, और सेंट्रल फोर्स के केस में आर क्रॉस एफ की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। एरियल वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स, तो केप्लर्स का सेकंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो होता है अंडर सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। याद करिए डी ए बाई डी टी जो एरियल वेलोसिटी कहता है दैट इज अ कांस्टेंट। सेकंड लॉ होता है केप्लर्स का, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड टू अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स में जो फोर्स होता है वो आपका के अपान आर स्क्वायर, के इज कांस्टेंट, आर वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, है ना। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 हो जाता है के की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो जाता है। गुड। सो अगर आप निकालना चाहें कि ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट द U इज नथिंग बट द ग्रेड ऑफ F, सॉरी गड़बड़ हुआ, एक मिनट, F इजकल टू, हाँ, एफ इज़ नथिंग बट द माइनस ग्रेड यू। ठीक है ना, तो जब आप यू निकालेंगे तो बेसिकली ये इंटीग्रल हो जाएगा एफ बाई आर स्क्वायर का। इंटीग्रल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो इन्वर्स स्क्वायर की जगह पे 1/r हो जाता है, इन्वर्स आर हो जाता है। तो ये सी आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप यू निकालेंगे तो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/r का टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स MCQ सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।